Hello friends, welcome to Mining Mirror and welcome to this new video series. This video series is all about CMR 2017. जो कोल माइंस रेगुलेशन 2017 है वो बहुत बड़ा है और उसमें बहुत सारे चैप्टर्स है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हर चैप्टर के लिए एक एक डेडिकेटेड वीडियोस बनाएंगे और हर वीडियोस में हम लोग कोशिश करेंगे जितना भी एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के जितना भी क्वेश्चंस हो सकता है या जितना भी क्वेश्चंस आया हुआ है उसके ऊपर पूरा का पूरा डिस्कशन करेंगे। तो फ्रेंड्स ये हो सकता है कि ये वीडियोज आपको थोड़ा बहुत लंबा लगे, लेकिन इसको देखना वर्थ इट है। ये बहुत आपको फ़ायदेमंद होने वाला है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स इसको अच्छी तरह से देखिए और लास्ट तक बने रहिए। सो दिस विल बी द फर्स्ट वीडियो। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द चैप्टर 1। तो चैप्टर 1 में क्या आता है, कुछ इंट्रोडक्शन आता है और डेफिनेशंस होता है। कोई भी रूल्स हो, कोई भी रेगुलेशन हो, जितना भी हम लोग का डॉक्यूमेंट्स है उसमें देखिएगा स्टार्टिंग में ना एक डेफिनेशन रहता है। वी कैन गेट 10% ऑफ द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फ्रॉम दिस डेफिनेशंस ओनली। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको समझना और याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये एग्जामिनेशन पे बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करने से पहले सेम चीज़, इफ़ यू आर न्यू इन माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड इफ़ यू वांट टू कॉन्टैक्ट मी यू कैन व्हाट्सअप मी ऑन दिस नंबर एंड इफ़ यू वांट प्लीज़ लाइक माई फेसबुक पेज दैट इज माइनिंग मिरर। सो फ्रेंड्स लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट प्रिलिमिनरी में इंट्रोडक्शन। CMR 2017 पहले था CMR 1957। ये क्या हुआ, 1957 में कुछ चेंजेस करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोचा, तो उसको क्या हुआ, पहले एक ड्राफ्ट निकाला CMR ड्राफ्ट करके, जो पब्लिश हुआ था 20 अक्टूबर 2011 में गैजेट्स ऑफ इंडिया में। ड्राफ्ट क्या होता है कि ये एक रफ कॉपी होता है। अगर हम लोग रेगुलेशन में कुछ चेंज करना चाहते हैं तो उसमें पहले रफली एक बना जाता है डॉक्यूमेंट। वो ड्राफ्ट का सबको स्टडी करता है, अगर कुछ एरर है उसमें तो उसमें मॉडिफिकेशन किया जाता है, उसके बाद वो रेगुलेशन में कन्वर्ट होता है। तो 2011 में निकला उसका ड्राफ्ट। उसके बाद आफ्टर 6 ईयर्स 27 नवंबर 2017 में वो रेगुलेशन में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, तो ये हो गया सिंपल CMR का इंट्रोडक्शन। अब चलते हैं रेगुलेशन नंबर 1, सब टाइटल, कमेंसमेंट, एप्लीकेशन एंड एक्सटेंड। CMR 2017 कहाँ कहाँ अप्लीकेबल है, कहाँ तक एक्सटेंड है, उसी के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल शॉर्ट टाइटल सिंपल है, CMR 2017 बोला जाएगा, कोल माइंस रेगुलेशन 2017। कमेंसमेंट कब ये कमेंस हुआ था, ये पब्लिश हुआ था ऑफिशियल गैजेट में 27 नवंबर 2017। तो ये जो उसका डेट है, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन पहले एग्जाम में आ चुका है, चाहे ओवरमन हो चाहे सरदार हो, कि CMR 2017 कौन से डेट में पब्लिश हुआ था। आंसर विल बी 27 नवंबर 2017। एप्लीकेशन ये कहाँ कहाँ अप्लीकेबल है, दे शैल अप्लाई टू एवरी कोल माइन, कोल माइंस के लिए अप्लीकेबल है। ओके, एक्सटेंड कहाँ तक एक्सटेंड है, ये होता है द होल ऑफ इंडिया। तो इंडिया का जितना कोल माइंस है ये सबके लिए अप्लीकेबल है। ये हो गया रेगुलेशन 1। अब चलते हैं द मेन पार्ट ऑफ दिस वीडियो, दैट इज डेफिनेशंस, रेगुलेशन नंबर 2। और ये डेफिनेशन बहुत सारा है, तो उसको हम लोग क्या है अल्फ़ाबेटिकली हर स्लाइड में बात करेंगे। फर्स्ट ए, अबंडेंट वर्किंग। इसका नाम से ही हम लोग को पता लग रहा है कि जो वर्किंग हम लोग अबंडन कर चुके हैं, जिसको हम लोग परित्याग कर चुके हैं। ठीक है, सच वर्किंग आज हैव बीन अबंडन्ड विथ नो इंटेंशन ऑफ वर्किंग इन फ्यूचर। ये होता है उसका मेन पार्ट, कि जो वर्किंग हम लोग परित्याग कर चुके हैं और उसमें काम करने का फ्यूचर में कोई हम लोग का इरादा नहीं है, उसको बोलेंगे अबंडन वर्किंग, मैंने पूरा का पूरा छोड़ चुके हैं। सेकंड, अबंडन माइन मिथेन। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, AMM का फुल फॉर्म क्या है, अबंडन माइन मिथेन, ए नेचुरल गैस रिकवर्ड फ्रॉम अबंडन कोल माइंस और पार्ट देयर ऑफ। जो माइंस को हम लोग पूरा परित्याग कर चुके हैं उसमें जो नेचुरल गैस रिकवर होता है उसको बोलते हैं AMM, अबंडन माइन मिथेन। एक्ट क्या होता है, द माइंस एक्ट 1952 ऑब्वियसली। ये यहाँ पे एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जे जितना भी हम लोग का रूल से रेगुलेशन से जो भी डॉक्यूमेंट से जो DGMS या माइनिंग से रिलेटेड है उसमें अगर एक्ट कहीं मेंशन हुआ है तो उसका मतलब होता है द माइंस एक्ट 1952। नेक्स्ट, अप्रूव्ड सेफ्टी लैम्प, अप्रूव्ड इलेक्ट्रिक टर्च। तो यहाँ पे मेन वर्ड क्या है, अप्रूव्ड। ये अप्रूव्ड क्या होता है, सेफ्टी लैम्प बहुत सारा रहता है, इलेक्ट्रिक टर्च भी बहुत सारा रहता है, लेकिन जो अप्रूव्ड का मतलब होता है जो चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस के द्वारा अप्रूव किया जाता है।
इसको सेफ्टी लैंप हो गया या इलेक्ट्रिक टॉर्च हो गया, उसका जो मैन्युफैक्चरिंग फार्म्स होता है, जो कंपनीज होता है, उसको चीफ इंस्पेक्टर माइंस एक स्पेशल ऑर्डर या जनरल ऑर्डर में उसको स्पेसिफाई करता है कि टॉर्च हो गया या सेफ्टी लैंप हो गया, उसका स्पेसिफिकेशन क्या होता है, उसका कंडीशन क्या होना चाहिए, और उसी के हिसाब से जो मैन्युफैक्चर कंपनी जो उसको मैन्युफैक्चर करता है उसको बोलेंगे हम लोग अप्रूव्ड, मतलब चीफ इंस्पेक्टर उसको अप्रूव किया है। नेक्स्ट, असिस्टेंट मैनेजर। असिस्टेंट मैनेजर हम लोग क्या बोलेंगे, तो ये असिस्टेंट मैनेजर का टर्म से मैं बोलना चाहूँगा, डीजीएमएस का जो कैटेगरी जो होता है ना, वो ज़्यादा नहीं होता है। जैसे हम लोग कंपनीज में काम करते हैं, कोई भी फार्म में हम लोग काम करते हैं, उसमें बहुत सारा रहता है, कोई चीफ जनरल मैनेजर, कोई डिप्टी जनरल मैनेजर, कोई असिस्टेंट जनरल मैनेजर, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, बहुत सारा उसमें आपका डेजिग्नेशन है। लेकिन तो डीजीएमएस की तरफ से वो कैटेगरी जो किया गया है वो लिमिटेड है। पहला, ओनर, जो माइंस का ओनर होता है। उसके बाद उसके नीचे आता है एजेंट, जो उसका रिप्रेजेंटेटिव होता है। उसके बाद आता है जो मैनेजर, मतलब जिसको बोलते हैं माइंस मैनेजर। वो एजीएम, डीजीएम, सीजीएम कोई उसको मतलब नहीं है, वो होता है मैनेजर। उसके बाद तो होता है असिस्टेंट मैनेजर। ठीक है, तो ये 4 होता है उसका मेन कैटेगरी। तो असिस्टेंट मैनेजर हम लोग किसको बोलेंगे, ए पर्सन possessing मैनेजर सर्टिफिकेट appointed in writing by owner, agent or manager to assist the manager in management, control, supervision and direction of the mine or part thereof, and who holds the rank immediately below the manager and superior to an overman or सरदार। मतलब असिस्टेंट मैनेजर होता है कि एक पर्सन जिसके पास मैनेजर सर्टिफिकेट रहता है और वो ओनर, एजेंट और मैनेजर के द्वारा इन राइटिंग अपॉइंट किया जाता है। किसके लिए, कि वो मैनेजर को असिस्ट करेगा मैनेजमेंट, कंट्रोल, सुपरविजन और डायरेक्शन में। और वो होता है मैनेजर का इमीडिएटली, मैनेजर का जूनियर होता है, और सुपरवाइजर जो होता है ओवरमैन और सरदार, उनका इमीडिएट सुपरियर होता है। ठीक है, नेक्स्ट हो गया ऑक्सिलरी फैन। ऑक्सिलरी फैन हम लोग किसको बोलेंगे, ए फोर्सिंग फैन और एग्जस्ट फैन। फोर्सिंग फैन क्या होता है, जो पुश करता है, और एग्जस्ट फैन क्या होता है, वो जो सक करके बाहर निकालता है। जो बिलो अंडरग्राउंड में हम लोग यूज़ करते हैं एक फोर्सिंग फैन या एग्जस्ट फैन, जो होली और मेनली फॉर वेंटिलेशन वन, वेंटिलेशन के लिए हम लोग खास करके यूज़ करते हैं। उसके बाद हो गया एवरेज आउटपुट। एवरेज आउटपुट एक माइंस का हम लोग क्या बोलेंगे, एवरेज आउटपुट होता है एवरेज आउटपुट पर मंथ ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। यहाँ पे एक क्वेश्चन हो सकता है कि फाइनेंशियल ईयर हम लोग किसको बोलेंगे, फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। ठीक है, वो हो गया एक फाइनेंशियल ईयर। वो फाइनेंशियल ईयर में टोटल माइंस का एवरेज आउटपुट पर मंथ जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग एवरेज आउटपुट। ठीक है, अब चलते हैं अल्फाबेट बी। यहाँ पे 2 है, एक है बैंक्समैन, एक है बूस्टर फैन। तो बैंक्समैन हम लोग किसको बोलेंगे, मीन्स ए पर्सन अपॉइंटेड टू सुपरिंटेंड द लोअरिंग एंड रेजिंग ऑफ पर्सन्स टूल्स मटेरियल्स टू ट्रांजिट द सिग्नल्स ऑन टॉप ऑफ द शाफ्ट और इंक्लाइन। मतलब ये जो पर्सन है ये शाफ्ट या इंक्लाइन का टॉप में रहता है। ठीक है, सिग्नल देने के लिए जो केज में हम लोग ऊपर उठाएंगे या नीचे भेजेंगे, पर्सन्स को हो गया, टूल्स को हो गया या मटेरियल हो गया, तो उसको बोलेंगे हम लोग बैंक्समैन। ठीक है, वो क्या है, शाफ्ट और इंक्लाइन का टॉप में रहता है। यहाँ पे और एक चीज़ डेफिनेशन को मैं दिखाना चाहूँगा जो बहुत बाद में आया था, लेकिन यहाँ पे दिखाना जरूरी है। वो हो गया अनसेटर। अनसेटर कौन होता है, अनसेटर होता है, देखिए सेम टू सेम, ए पर्सन अपॉइंटेड टू सुपरिंटेंड द रेजिंग एंड लोअरिंग ऑफ पर्सन्स टूल्स एंड मटेरियल्स एंड टू ट्रांसमिट सिग्नल्स। सेम, उसके बाद चेंज हुआ एट एनी इनसेट और शाफ्ट बॉटम। मतलब ये जो पर्सन है इधर इनसेट में रहेगा। इनसेट क्या होता है, इनसेट होता है कि शाफ्ट से सीम को एक्सेस होता है, तो इनसेट और शाफ्ट बॉटम के पास वो रहता है और सिग्नल देता है। वही सेम चीज़ लोअर और रेजिंग के लिए। तो यहाँ पे बैंक्समैन हो गया ऊपर, ऑनसेटर हो गया नीचे। उसके बाद बूस्टर फैन मीन्स ए मैकेनिकल वेंटिलेटर यूज्ड बिलो ग्राउंड फॉर बूस्टिंग द होल करंट ऑफ एयर पासिंग अलॉन्ग द इनटेक और रिटर्न एयरवे ऑफ ए माइन और वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट। तो बूस्टर फैन हो गया हम लोग का मेन फैन वेंटिलेशन का, जो पूरा का पूरा एयर करंट को वो बूस्ट करता है, चाहे इनटेक में हो चाहे रिटर्न लाइन में हो। अब चलते हैं अल्फ़ाबेट सी। फर्स्ट होता है कोल। कोल हम लोग किसको बोलेंगे, कोल के बारे में हम लोग जानते हैं जो उसका मेन फॉर्मेशन है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है पहले कि उसका मेन फॉर्मेशन क्या है। सिंपल है,
पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइट। ये हो गया 4 उसका जो मेन उसका फॉर्मेशन है। उसके बाद और यहाँ पे क्या है, अदर फॉर्म ऑफ कार्बोनेसियस मैटर सॉलिड एंड मार्केटेड एज कोल। तो और जो कार्बोनेसियस मैटर है, जो मैटर है कार्बन से ही बना हुआ है, उसको भी हम लोग आज एक कोल हम लोग मार्केटिंग कर सकते हैं, या उसको भी हम लोग कोल बोल सकते हैं। उसके बाद आ गया नेक्स्ट कोल माइन मीथेन, CMM। पहले आया था AMM अबंडेंट माइन मीथेन, ये आ गया कोल माइन मीथेन। ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आया है और आ सकता है। ए नेचुरल गैस रिकवर्ड फ्रॉम ए कोल माइन और पार्ट देयर। सिंपल है, जो माइंस हम लोग अभी ऑपरेशन में है उसमें जो नेचुरल गैस हम लोग रिकवर करते हैं उसको बोलते हैं कोल माइन मीथेन। कमिटी, कमिटी सिंपल है, एक कमिटी अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 12 ऑफ द एक्ट। जो हम लोग का माइंस एक्ट 1952 है, उसका सेक्शन 12 में जो दिया गया है कि कमिटी कैसे फॉर्मेशन होता है, ये हो गया वही कमिटी के बारे में ये CMR 2017 में बात कर रहा है। नेक्स्ट आ गया कॉम्पिटेंट पर्सन। कॉम्पिटेंट पर्सन हम लोग क्या बोलेंगे, ये कॉम्पिटेंट पर्सन मैक्सिमम एग्जाम में आता ही है, तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे मेन पॉइंट्स है, एनी वर्क और एनी मशीनरी, प्लांट और इक्विपमेंट मीन्स ए पर्सन हु हैज अटेंडेड द एज ऑफ 20 ईयर्स। तो ये एक क्वेश्चन है कि कॉम्पिटेंट पर्सन का मिनिमम एज कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 20 ईयर्स। एंड हु हैज बीन ड्यूली अपॉइंटेड इन राइटिंग बाय द मैनेजर। तो ये मैनेजर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है इन राइटिंग, ठीक है। आज ए पर्सन competent to supervise or perform that work or supervise the operation of that machinery, plant or equipment who is reasonably for the duties assigned to him and includes a short firer। ठीक है, तो यहाँ पे मेन चीज़ क्या हो गया कि मैनेजर के द्वारा वो राइटिंग में अपॉइंट किया जाएगा, उसका मिनिमम एज होना चाहिए 20 ईयर्स, और वो अपना काम जो सुपरवाइज करेगा और परफॉर्म करेगा, उसका मशीनरी हो गया, प्लांट हो गया और इक्विपमेंट हो गया, जो भी उसको ड्यूटीज़ है, इंक्लूडिंग ए सर्ट फायरर। एक सर्ट फायरर भी एक कॉम्पिटेंट पर्सन है। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर किसको बोलेंगे, an individual, association of individuals, company, firm, local authority or local body who provides for the services or operations in a mine on a contract basis। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर एक सिंगल पर्सन भी हो सकता है, या कुछ लोग मिलके हो सकता है, या कंपनी हो सकता है, या एक लोकल अथॉरिटी हो सकता है, लोकल बॉडी, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में अपना सर्विस प्रोवाइड करता है। उसमें जो सब कॉन्ट्रैक्टर रहता है वो भी इंक्लूड हो सकता है एज ए कॉन्ट्रैक्टर। ओके, अब चलते हैं अल्फ़ाबेट D, डीप होल ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग। कि ड्रिल होल्स मोर देन 3 मीटर्स इन डेप्थ एंड यूज्ड फॉर ब्लास्टिंग इन एन ओपन कास्ट माइनिंग ऑपरेशन। देखिए यहाँ पे ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आया था, तो यहाँ पे वो क्वेश्चन था कि कौन सा होल को हम लोग बोलेंगे कि डीप होल ड्रिलिंग, ठीक है, कितना मीटर का डेप्थ को हम लोग बोलेंगे कि ये डीप होल है। ये होता है मोर देन 3 मीटर। अगर 3 मीटर से ज़्यादा होल कहीं मारा जाता है उसको बोलते हैं हम लोग डीप होल, वो भी ओपन कास्ट माइंस में, ठीक है, अंडरग्राउंड माइनिंग, ओपन कास्ट माइनिंग में। तो हम लोग का लिमिट हो गया 3 मीटर्स, ठीक है। डिजाइनर, डिजाइनर किसको बोलेंगे, अन इंडिविजुअल, एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स, कंपनी और इंस्टीट्यूशन हु डिजाइंस ए कोल माइनिंग सिस्टम, मेथड ऑफ कोल माइनिंग, मशीनरी, प्लांट, इक्विपमेंट, अप्लायंस और सब्सटेंसेस फॉर यूज इन कोल माइंस। मतलब एक सिंगल पर्सन या बहुत सारा मिलके, या कोई कंपनी हो, कोई इंस्टीट्यूशन हो, जो डिजाइन करता है कि किस तरह से कोल माइनिंग हम लोग करेंगे, उसका सिस्टम कैसा होना चाहिए, मशीनरी कैसा होना चाहिए, प्लांट कैसे डिजाइन करते हैं, ये जो भी चीज़ कोई डिजाइन करता है उसको हम लोग बोलते हैं डिजाइनर। गया नेक्स्ट डिसकंटिन्यूड वर्किंग। किसको बोलेंगे, डिसकंटिन्यूड, मतलब जो वर्किंग चल रहा था वो अभी डिसकंटिन्यू हो चुका है, ठीक है, लेकिन वो फ्यूचर में और एक बार स्टार्ट हो सकता है, उसको बोलेंगे हम लोग डिसकंटिन्यूड। अबंडेंट अलग बात है और डिसकंटिन्यूड अलग बात है। और रेंडर्ड इनएक्सेसिबल बट इज लाइकली टू बी वर्कड अगेन, मतलब कोई भी काम जो डिसकंटिन्यू हुआ है, जो इनएक्सेसिबल है, जो अभी वहाँ पे हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन वो बाद में फ्यूचर में वहाँ पे काम हो सकता है, उसको बोलेंगे डिसकंटिन्यूड वर्किंग। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। इन रिलेशन टू एनी माइन मीन्स द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और द डिप्टी कमिश्नर as the case may be, who is vested with the executive powers of the maintaining law and order in the revenue district। एक डिस्ट्रिक्ट में
जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है और जो डेप्यूटी कमिश्नर है वो एज ए डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अपना वो काम कर सकता है और अपना सारा पावर वो एग्जीक्यूट कर सकता है। लेकिन अगर एक माइंस दो डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, कुछ पोर्शन और एक डिस्ट्रिक्ट में और कुछ पोर्शन और एक डिस्ट्रिक्ट में है, तो वहाँ पे क्या है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको ऑथराइजेशन करेगा, जो डिस्ट्रिक्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथराइजेशन करेगा, उसका डिप्टी कमिश्नर या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एज ए डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ऑफ द माइंस काम करेगा। ओके, नेक्स्ट हो गया डिसयूज्ड वर्किंग। सच वर्किंग इन ए माइन वेयर वर्क हैज बीन टेम्पोरली स्टॉप्ड बट which आर एक्सेसिबल एंड इंक्लूड्स अनयूज्ड वर्किंग। मतलब जो वर्किंग हो रहा था और वो टेम्पोरली बंद किया गया है, ठीक है, और जो इजीली जो एक्सेसिबल है, ऐसा नहीं कि इनएक्सेसिबल। डिसकंटिन्यूड वर्किंग मतलब इनएक्सेसिबल हो सकता है, लेकिन डिसयूज्ड वर्किंग मतलब वो एक्सेसिबल होता है। चलिए चलते हैं अभी अल्फ़ाबेट ई। इसमें एक ही है, वो है एक्सप्लोसिव। Shall have the same meaning as is assigned to in Explosive Act 1884। 1884 में जो एक्सप्लोसिव का डेफिनेशन है वो यहाँ पे एक्सप्लोसिव का डेफिनेशन सेम यहाँ पे CMR में यूज़ किया गया है। तो आज पर 1884 जो एक्सप्लोसिव एक्ट है उसमें क्या है, तो यहाँ पे बहुत सारा लिस्ट दिया है। एक्सप्लोसिव मीन्स गन पाउडर, नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रोग्लाइकल, गन कॉटन, डाई नाइट्रो, तो ये जितना सारा है पे मेन चीज़ क्या दिया है कि सब्सटेंस वेदर ए सिंगल केमिकल कंपाउंड और ए मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस वेदर सॉलिड, लिक्विड और गैसियस यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर्ड विथ ए व्यू टू प्रोड्यूसिंग ए प्रैक्टिकल इफेक्ट ऑफ एक्सप्लोजन और पायरोटेक्निक इफेक्ट एंड इट इंक्लूड्स फॉग सिग्नल्स, फायरवर्क्स, फ्यूजेस, रॉकेट्स, परकशन कैप्स, डेटोनेटर्स, कैट्रिजेस, एमुनिशन ऑफ ऑल द डिस्क्रिप्शंस एंड एवरी अडॉप्शन ऑफ द प्रिपरेशन एक्सप्लोसिव डिफाइंड एज क्लॉज। मतलब इसमें जो एक्सप्लोसिव एक्ट है उसमें दिया गया है, एक तो लिस्ट दिया है कि किस किस को हम लोग एक्सप्लोसिव बोलेंगे। उसके बाद वो बोल रहा है कि जो एक्सप्लोसिव होता है वो सिंगल केमिकल कंपाउंड हो सकता है या मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है या गैसेस होता है, जो एक्सप्लोजन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। वो एक्सप्लोजन के अंदर जो फॉग सिग्नल है, फायर वर्क्स है, वो भी हो सकता है, फ्यूजेस हो सकता है, रॉकेट्स हो सकता है, परकशन कैप, डेटोनेटर्स भी होता है, कैट्रिजेस होता है, इसमें ये इंक्लूड होके रहता है। और आज पर हम लोग का अगर टेक्स्ट बुक में देखेंगे, एक्सप्लोसिव का जो मेन डेफिनेशन होता है जो सबका अंडरस्टैंडेबल है वो होता है एन एक्सप्लोसिव इज आइदर ए सॉलिड, लिक्विड और मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स व्हिच व्हेन सब्जेक्टेड टू कंबस्टन और डेटोनेशन और हीट undergo themselves to a rapid instantaneous changes into a large volume of gases at high pressure and temperature। ये हो गया उसका डेफिनेशन कि एक्सप्लोसिव जो होता है वो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड या मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स होता है। जब इसको हम लोग जलाते हैं या डेटोनेट करते हैं सडन शॉक के द्वारा या हीट उसको देते हैं तो इसमें एक केमिकल रिएक्शन होता है। केमिकल रिएक्शन जब होगा तो इंस्टेंटेनियस चेंज हो जाएगा लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैसेस विथ हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, और वही जो गैसेस है वही प्रेशर जो है वो पूरा एरिया ब्लास्ट करता है या क्रैक करके जो भी हम लोग का ब्लास्टिंग का इफेक्ट चाहिए वो देता है हम लोग को। अब चलते हैं अल्फ़ाबेट एफ। एफ में क्या क्या है, फर्स्ट हो गया फेस। फेस हम लोग क्या किसको बोलेंगे, ये शॉर्ट क्वेश्चन आया था। मीन्स द मूविंग फ्रंट ऑफ एनी वर्किंग प्लेस। ये जो मूविंग फ्रंट ऑफ एनी वर्किंग प्लेस, इसको पढ़ने से हम लोग को पता लग जाता है कि ये फेस है, कि मूविंग फ्रंट ऑफ वर्किंग फेस। वर्किंग जो प्लेस है वो जो मूव करता है उसको हम लोग बोलेंगे फेस। लेकिन इसके बाद वाला जो चीज़ है वो थोड़ा सा हम लोग याद रखना जरूरी है। द इन बाई एंड ऑफ एनी गैलरी, रोडवे और ड्रिफ्ट, ये अंडरग्राउंड से जो रिलेटेड है, ये थोड़ा सा याद रखना ज़रूरी है कि ये जो अगर हम लोग का शॉर्ट क्वेश्चन आता है या जो ऑब्जेक्टिव आता है सिलेक्शन करने के लिए, तो ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो सकता है। द इन बाई एंड ऑफ एनी गैलरी, रोडवे और ड्रिफ्ट, उसको भी हम लोग बोलेंगे फेस। ठीक है, इसको थोड़ा सा याद रख लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट हो गया फायरी सिम। मीन्स ए सिम इन व्हिच फायर और स्पॉन्टेनियस हीटिंग एग्जिस्ट, जहाँ पे स्पॉन्टेनियस हीटिंग हो रहा है या कंटिन्यू चल रहा है या आग जल रहा है, उसको बोलते हैं हम लोग फायरी सिम। इन द वर्किंग बिलो ग्राउंड और इन ओपन कास्ट वर्किंग, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है। तो बिलो ग्राउंड हो गया या ओपन कास्ट हो गया, कौन जो सिम में फायर एग्जिस्ट करता है या स्पॉन्टेनियस हीटिंग एग्जिस्ट करता है उसको बोलते हैं हम लोग फायरी सिम। ठीक है,
नेक्स्ट हो गया फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर हम लोग किसको बोलेंगे, एक बार हम बोल चुके हैं। फाइनेंशियल ईयर होता है 12 महीने का ही होता है उसका पीरियड। वो स्टार्ट होता है फर्स्ट डे अप्रैल, अप्रैल का फर्स्ट से लेके 31st ऑफ द मार्च, लास्ट डे ऑफ द मार्च, हो गया फाइनेंशियल ईयर। नेक्स्ट हो गया फ्लेम प्रूफ एनक्लोजर, shall have the same meaning as defined under the Central Electricity Authority। फ्लेम प्रूफ एनक्लोजर, जो एनक्लोजर हम लोग प्रोवाइड करते हैं जो फ्लेम प्रूफ होता है, जो आग से कुछ होता नहीं है, उसको बोलते हैं हम लोग फ्लेम प्रूफ एनक्लोजर। ओके, उसके बाद हो गया फॉर्म। फॉर्म क्या है, सिंपल है, मीन्स ए फॉर्म आज मे बी स्पेसिफाइड बाय एन ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन बाय द चीफ इंस्पेक्टर अंडर दिस रेगुलेशन। मतलब ये सीएमआर में जितना भी चीफ इंस्पेक्टर द्वारा जो ऑर्डर से जो दिया गया है फॉर्म, जो स्पेशल होता है या स्पेसिफिक होता है कि ये फॉर्म इसके लिए, फॉर्म ओ हो गया मेडिकल के लिए, फॉर्म एम हो गया, ये जो भी है वो इंक्लूड हो जाएगा फॉर्म में। उसके बाद चलते हैं अल्फ़ाबेट जी। जी में क्या क्या है, फर्स्ट हो गया गैस। तो गैस हम लोग किसको बोलेंगे, इंक्लूड्स फ्यूम्स और वेपर। फ्यूम और वेपर को हम लोग बोलेंगे गैस। नेक्स्ट हो गया गैसीसिम ऑफ द फर्स्ट डिग्री। देखिए यहाँ पे 3 है, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री। तो ये पूरा का पूरा ये डेफिनेशन का अंदर में ही मिल जाता है। अच्छा चीज़ है। फर्स्ट डिग्री गैसीसिम हम लोग किसको बोलेंगे, ए कोल सिम और द पार्ट दे आर फ्लाइंग विद इन द परसेंट ऑफ द माइन नॉट बीइंग एन ओपन कास्ट वर्किंग। तो ये जो फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री है, ये ओपन कास्ट माइंस के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये सिंपल अंडरग्राउंड माइंस के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, उसके बाद और व्हेन द परसेंटेज ऑफ द इनफ्लेमेबल गैस इफ एंड व्हेन डिटेक्टेड। अगर इनफ्लेमेबल गैस जो है, जो अगर डिटेक्ट होता है, तो अगर एयर में डज नॉट एक्सीड 0.1, जो इनफ्लेमेबल गैस का जो परसेंटेज रहता है या उसका जो लिमिटेशन रहता है, अगर वो 0.1 से लेस है, उससे कम है, या जो उसका जो रेट ऑफ एमिशन ऑफ गैस डज नॉट एक्सीड 1 क्यूबिक मीटर पर टन ऑफ कोल प्रोड्यूस्ड, तो उसको बोलेंगे हम लोग फर्स्ट डिग्री। कंडीशन क्या है कि उसका जो इनफ्लेमेबल गैस है एयर में, वो डज नॉट एक्सीड 0.1 से कम होना चाहिए, और रेट ऑफ एमिशन ऑफ गैस डज नॉट एक्सीड 1 क्यूबिक मीटर पर टन ऑफ कोल प्रोड्यूस्ड। पर टन में 1 क्यूबिक मीटर से कम होगा, उसको बोलेंगे फर्स्ट डिग्री। तो सेकेंड डिग्री क्या होगा, वो हो गया जो इनफ्लेमेबल गैस होता है वो होगा मोर देन 0.1, वो हो गया सेकेंड डिग्री। और रेट ऑफ एमिशन ऑफ इनफ्लेमेबल गैस पर टन ऑफ कोल वो होगा मोर देन 1 क्यूबिक मीटर बट डज नॉट एक्सीड 10 क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो लेस देन 10 क्यूबिक मीटर बट मोर देन 1 क्यूबिक मीटर पर टन ऑफ कोल प्रोड्यूस्ड, वो हो गया गैसी 2। थर्ड डिग्री क्या होगा, ए कोल सिम or part they are flying within the percent of mines not being an open cast working in which rate of emission of inflammable gas per ton of coal exceeds 10 cubic meter। यहाँ पे थर्ड डिग्री में जो परसेंटेज ऑफ इनफ्लेमेबल गैस इन द जनरल बॉडी ऑफ एयर, उसके बारे में कंडीशन नहीं दिया, यहाँ पे सिंपल दिया द रेट ऑफ एमिशन ऑफ इनफ्लेमेबल गैस पर टन ऑफ कोल प्रोड्यूस्ड, वो मोर देन 10 क्यूबिक मीटर होने से वो हो जाएगा गैसी 3 माइंस। ओके, अब चलते हैं व्हाट इज जनरल बॉडी ऑफ एयर, जो बार बार यहाँ पे बात करेंगे। जनरल बॉडी ऑफ एयर, जनरल बॉडी ऑफ एयर में इतना इनफ्लेमेबल गैस का परसेंटेज होना चाहिए। जनरल बॉडी ऑफ एयर होता है द जनरल एटमॉस्फेयर इन ए कोल सीम एंड इट इंक्लूड्स द एटमॉस्फेयर इन द रूफ कैविटीज ऑल्सो। ठीक है, तो कोल सीम का जो जनरल एटमॉस्फेयर होता है या जो रूफ कैविटीज में जो एटमॉस्फेयर रहता है, but does not include general atmosphere in the sealed off area or in any borehole drilled in the coal और in the adjacent strata। देखिए ये क्या ना, हर लाइन में दिखेगा, कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि यार बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ यहाँ पर दिया गया है, जो जानना हम लोग को बहुत ज़रूरी है। जनरल बॉडी ऑफ एयर किसको बोलेंगे, जो कोल सिम का जनरल एटमॉस्फेयर रहता है या जो रूफ कैविटी जो होता है उसमें जो एटमॉस्फेयर रहता है, उसको हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं एज ए जनरल बॉडी ऑफ एयर। बट इंक्लूड नहीं कर सकते किसको, वो होता है जनरल एटमॉस्फेयर इन द सील्ड ऑफ एरिया, जो हम लोग सील कर चुके हैं या जो सील्ड है, वो एरिया का जो एटमॉस्फेयर है उसको हम लोग नहीं काउंट कर सकते, वो जनरल बॉडी ऑफ एयर बोलेंगे। और बोर होल ड्रिल, जो ड्रिल हुआ है उसके अंदर में जो एटमॉस्फेयर है उसको भी नहीं बोल सकते कि वो जनरल बॉडी ऑफ एयर है। ठीक है, ये दोनों एक्सक्लूजन है। ठीक है, बढ़िया है। उसके बाद हो गया गोफ। गोफ किसको बोलेंगे, सिंपल हम लोग जानते हैं, जहाँ पे हम लोग कोल को निकाल चुके हैं। दो चीज़ें, एक लॉन्ग वाल है, एक बोर्डन पिलर है।
तो लॉन्ग वाइल वर्किंग में क्या होगा कि कोल हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड बट हुइच इज़ नॉट ए वर्किंग प्लेस, वो वर्किंग प्लेस नहीं हो सकता है और हम लोग वहाँ से कोल को निकाल चुके हैं। और वो बोर्डन पिलर में क्या होगा, जहाँ पे हम लोग पिलर को हम लोग एक्सट्रैक्ट कर चुके हैं। ओके, अब चलते हैं अल्फ़ाबेट एच। एच में क्या है, एच में यहाँ पे दो ठो है, एक है हॉल लोड, एक है हेवी अर्थ मूविंग मशीनरी HEMM। तो हॉल लोड किसको बोलेंगे, हम लोग जानते हैं हॉल लोड किसको बोलते हैं, बस एक बार देख लेते हैं उसको। एनी पैसेज और रोड व्हिच इज मेंटेन्ड एंड यूज्ड इन कनेक्शन विद द वर्किंग ऑफ ओपन कास्ट माइंस और फॉर प्लाइंग द मशीनरी विद इन द पोर्शन ऑफ द माइन। पर यहाँ पे अंडरग्राउंड माइंस का जो रोड है उसको ओपन हॉल लोड हम लोग नहीं बोल सकते। ओपन कास्ट माइंस में जो रोड हम लोग यूज करते हैं मशीनरी का मूवमेंट के लिए, उसको हम लोग बोलेंगे हॉल लोड। तो HEMM जो हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी किसको बोलेंगे, मशीनरी यूज्ड इन ओपन कास्ट माइंस। ओपन कास्ट माइंस में जो है उसको बोलेंगे खाली HEMM। फॉर डिगिंग, ड्रिलिंग, एक्सक्लूडिंग हैंड हेल्ड ड्रिल्स एंड ड्रिल मशीन केपेबल ऑफ ड्रिलिंग होल्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ 50 mm। देखिए ये यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन, कि कितना mm तक अगर ड्रिल करते हैं वो HEMM में काउंट नहीं होता है। ये क्वेश्चन आया था पहले, उसका रेंज है 50 mm। अगर 50 mm से ज़्यादा होल आप मार रहे हैं कोई ड्रिल मशीन से तो वो आ जाएगा HEMM का काउंट में। लेकिन अगर कोई मशीन 50 mm से कम ड्रिल होल मारता है तो उसको हम लोग काउंट नहीं कर पाएंगे कि वो HEMM में है। ओके, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। तो ओपन कास्ट माइंस में जो मशीन हम लोग यूज़ करते हैं डिगिंग के लिए, ड्रिलिंग के लिए, उसके बाद ड्रेजिंग, हाइड्रोलिकिंग, रीपिंग, डोजिंग, ग्रेडिंग, एक्सकावेटिंग, लोडिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग मिनरल्स और ओवरबर्डन, उसको बोलेंगे हम लोग HEMM। ओके, अब चलते हैं अल्फ़ाबेट आई। आई में क्या क्या है, एक है इंक्लाइन। इंक्लाइन हम लोग किसको बोलेंगे, सिंपल है, इंक्लाइन पैसेज है या रोड है, आइदर ऑन द सरफेस और द बिलो ग्राउंड। तो एनी अन इंक्लाइन पैसेज और रोड, जो इंक्लाइन पैसेज या रोड रहता है चाहे सरफेस में हो या बिलो ग्राउंड में हो, उसको हम लोग बोलेंगे इंक्लाइन। नेक्स्ट हो गया इंट्रिंसिकली सेफ। इंट्रिंसिकली सेफ कौन सा ऑपरेटर्स बोलेंगे कि जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता है उसको बोलते हैं इंट्रिंसिकली सेफ। यहाँ पे बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रिक का जो सेंट्रल इलेक्ट्रिक अथॉरिटी रेगुलेशन से 2010 उसमें ये जो डेफिनेशन है सेम डेफिनेशन है। इंट्रिंसिकल सेफ का सेम उसका मतलब वही होता है कि जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता है या कंडक्ट नहीं करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट इनसेट। इनसेट हम लोग किसको बोलेंगे, एक बार हम बोल चुके हैं इसको पहले। ए लैंडिंग और प्लेटफॉर्म इन ए शाफ्ट एंड इंक्लूड्स एन एक्सकेवेशन देयर फॉर्म बिटवीन द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द शाफ्ट। तो इनसेट हम लोग किसको बोलेंगे, इनसेट होता है ए लैंडिंग और ए प्लेटफॉर्म इन ए शाफ्ट। मतलब शाफ्ट में एक लैंडिंग या एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम लोग और एक सीम के लिए एक्सेस है या रोड है, उसको हम लोग बोलेंगे इनसेट। ठीक है, अगर सिंपली हम लोग बात करें द एंट्रेंस टू अंडरग्राउंड रोड्स फ्रॉम द शाफ्ट और लैंडिंग और द ओपनिंग फ्रॉम द माइन शाफ्ट टू ए सीम कोल। सीम जो कोल सीम है, शाफ्ट से लेके कोल सीम तक जो ओपनिंग है जाने के लिए जो रोड है या उसको एक्सेस करने के लिए जो एंट्रेंस है उसको बोलेंगे हम लोग इनसेट। उसके बाद आ गया अल्फ़ाबेट एम। एम में क्या क्या है, फर्स्ट हो गया मशीनरी। मशीनरी हम लोग किसको बोलेंगे, यहाँ पे बहुत सारा लिस्ट है, इसको एक बार देख लीजिएगा। एनी लोकोमोटिव अरेंज स्टेशनरी पोर्टेबल इंजन, एयर कंप्रेसर, बॉयलर, स्टीम ऑपरेटर्स व्हिच इज और any such equipment used for cutting, drilling, loading, transportation material, any such apparatus, appliance and combination of appliance intended for developing, storing, transmitting, converting, utilizing energy which is, or any such apparatus, appliance or combination of appliances if any power is developed, stored। देखिए पावर डेवलप भी होता है जो, वो भी मशीनरी में काउंट हो रहा है। ठीक है, देख लीजिए, पावर डेवलप्ड, स्टोर्ड, ट्रांसमिटेड, कन्वर्टेड, यूटिलाइज्ड देयर बाय। मतलब ये जितना भी है सारा चीज़ मशीनरी का डेफिनेशन है, एक बार इसको अच्छे से देख लीजिएगा। अब चलते हैं, नेक्स्ट हो गया मैनेजर। मैनेजर किसको बोलेंगे, हम लोग जानते हैं ये मैनेजर अपॉइंटेड अंडर रेगुलेशन 27। ये CMR का जो रेगुलेशन 27 है उसमें दिया गया है कि मैनेजर कैसे अपॉइंट किया जाता है। तो मैनेजर हो गया अपना माइंस मैनेजर। मैनेजर किस तरह से अपॉइंट होता है, उसका जो कंडीशंस दिया गया है उसको फॉलो करना पड़ेगा कि उसका एज 23 ईयर्स होना चाहिए, उसके पास फर्स्ट क्लास मैनेजर का होना चाहिए। अगर अंडरग्राउंड और ओपन कास्ट दोनों में काम करना है तो उसके पास में अनरेस्ट्रिक्टेड वाला मैनेजरशिप का या मैनेजर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो जो भी उसका कंडीशन है वो वहाँ पे दिया गया है। उसके बाद आ गया मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर किसको बोलेंगे, अन इंडिविजुअल
या एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स या कंपनी या इंस्टीट्यूशन जो मैन्युफैक्चर्स करता है मशीनरी का, प्लांट का, इक्विपमेंट का, अप्लायंस का, सब्सटेंसेस फॉर यूज इन कोल माइंस। कोल माइंस में जो भी चीज़ यूज होगा उसको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो कंपनीज है उसको बोलेंगे हम लोग मैन्युफैक्चरर। मटेरियल किसको बोलेंगे? कोई भी चीज़ को हम लोग बोल सकते हैं मटेरियल। कोल को भी बोल लेते हैं, उसका ओवरबर्डन को भी बोल सकते हैं, या उसका जो स्टोन को भी बोल सकते हैं, तो जो भी है। तो ये होगा इंक्लूड्स कोल, स्टोन, डेब्रिस और एनी अदर मटेरियल, उसको बोलेंगे हम लोग मटेरियल। माइंस, माइंस क्या है? फॉर द पर्पज ऑफ चैप्टर 4 अंडर दिस रेगुलेशन मीन्स ऑल एक्सकैवेशंस विद इन द माइन बाउंड्री एंड ऑल प्रेमिसेस, प्लांट्स, मशीनरी, वर्क्स आर स्पेसिफाइड इन क्लॉज जे ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ द एक्ट और सेम शैल कलेक्टिवली कॉन्स्टिट्यूट ए माइन। जो हम लोग का माइंस एक्ट 1952 है, उसमें क्लॉज जे में स्टार्टिंग में ही जो डेफिनेशंस हम लोग का है उसमें यहाँ वहाँ पे भी दिया गया है डेफिनेशंस। वो डेफिनेशंस में माइंस का जो डेफिनेशन दिया है ना, उसमें सारा चीज़ वहाँ पे पर्टिकुलरली मेंशन किया गया है। तो माइंस हम लोग किसको बोलेंगे? माइंस खाली एक बाउंड्री में हम लोग काम कर रहे हैं वो तो माइंस होता ही है, उसके बाद उसके साथ रिलेटेड जो भी है वो सब माइंस में काउंट होता है। जैसे कि प्लांट्स हो गया, मशीनरीज हो गया, वर्क्स हो गया, और माइंस के रिलेटेड जो भी है वर्कशॉप हो गया, ऑफिसेस हो गया, जितना भी एरियाज है वो सब माइंस का प्रेमिसेस में आ जाता है, तो उसको भी माइंस में काउंट होता है। तो उसको 1952 में वो दिया गया है, एक बार उसको देख सकते हैं। मिसफायर, मिसफायर किसको बोलेंगे? जो ड्रिल होल को ब्लास्ट करने के बाद अगर वो एंटायर चार्ज एक्सप्लोड करने से फेल हो आता है, एंटायर चार्ज, उसको बोलेंगे मिसफायर। ठीक है। और यहाँ पे बोलना चाहेंगे अगर वहाँ पे कुछ पोर्शन ब्लास्ट होल का कुछ पोर्शन ब्लास्ट हो गया और कुछ पोर्शन रह गया, उसको क्या बोलेंगे? मिसफायर नहीं, उसको बोलेंगे हम लोग सॉकेट, वो बाद में आएगा। तो एंटायर चार्ज अगर फेल करता है तो उसको बोलेंगे मिसफायर। मंथ क्या होता है? सिंपल है, और मंथ होता है जो 30 डेज या 31 डेज या 28 डेज का जो भी रहता है, वो कैलेंडर मंथ जो है उसको बोलेंगे हम लोग मंथ। नेक्स्ट चलते हैं, अल्फ़ाबेट ओ, एन में कुछ नहीं है। ऑफिशियल, ऑफिशियल किसको बोलेंगे? ए पर्सन अपॉइंटेड इन राइटिंग बाय द ओनर, एजेंट और मैनेजर टू परफॉर्म ड्यूटीज ऑफ सुपरविजन इन ए माइन और पार्ट देयर ऑफ इंक्लूड्स एन असिस्टेंट मैनेजर, ए वेंटिलेशन ऑफिसर, ए सेफ्टी ऑफिसर, ए सैम्पलिंग इंचार्ज, ए डस्ट इंचार्ज, एन ओवरमैन, ए सरदार, एन इंजीनियर एंड ए सर्वेयर। ये सब ऑफिशियल में काउंट होते हैं। जो अपॉइंट किया जाता है ओनर, एजेंट और मैनेजर के द्वारा इन राइटिंग में, जो इंक्लूड करता है असिस्टेंट मैनेजर, वेंटिलेशन ऑफिसर, सेफ्टी ऑफिसर, सैम्पलिंग इंचार्ज, डस्ट इंचार्ज, ओवरमैन, सरदार, इंजीनियर एंड ए सर्वेयर। ये जो इंजीनियर है वो इंजीनियर किसको बोलेंगे पता है? आज पर डीजीएमएस इंजीनियर होता है जो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का जो इंजीनियर्स होते हैं, चाहे वो कोई भी पोजीशन में हो, चाहे एजीएम हो, डीजीएम हो, कोई भी पोस्ट में हो, वो होता है सिंपल डीजीएमएस के लिए अन इंजीनियर। ओके। तो यहाँ पे और एक बार बताना चाहूँगा, तो डीजीएमएस किस किस को वो जानता है? एक हो गया ओनर, एक हो गया एजेंट, एक हो गया मैनेजर, उसके बाद हो गया असिस्टेंट मैनेजर, उसके बाद आ गया इंजीनियर। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, ऑनसेटर। ऑनसेटर मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो बैंक्समैन था उसके बाद में बोल चुका था। ऑनसेटर जो साफ्ट बॉटम या इनसेट में रहता है सिग्नल देने के लिए, पर्सन्स हो, टूल्स हो या मटेरियल्स को ऊपर नीचे करने के लिए जो सिग्नल करता है शाफ्ट का बॉटम में रह के, उसको बोलते हैं हम लोग ऑनसेटर। बैंक्समैन हो गया ऊपर में, ऑनसेटर हो गया नीचे। ओवरमैन, ओवरमैन किसको बोलेंगे? हम लोग को पता है, ए पर्सन पोजेसिंग मैनेजर्स सर्टिफिकेट या ओवरमैन सर्टिफिकेट अपॉइंटेड बाय द मैनेजर इन राइटिंग अंडर एनी डेजिग्नेशन व्हाट्सोएवर टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ सुपरविजन और कंट्रोल इन ए माइन और पार्ट देयर ऑफ एंड इज एज सच सुपीरियर टू ए सरदार। तो ओवरमैन क्या है? सिंपल है कि वो सरदार से सुपीरियर होता है, उसके पास मैनेजर सर्टिफिकेट होना चाहिए या ओवरमैन सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो अपॉइंट होता है मैनेजर से इन राइटिंग में। ठीक है। और उसका काम रहता है सुपरविजन और कंट्रोल इन माइंस। नेक्स्ट चलते हैं, अल्फ़ाबेट पी। पी में आ गया परमिटेड एक्सप्लोसिव। परमिटेड एक्सप्लोसिव हम लोग किसको बोलेंगे? अन एक्सप्लोसिव मैन्युफैक्चर्ड बाय सच फार्म एंड ऑफ सच टाइप एज द चीफ इंस्पेक्टर में फ्रॉम टाइम टू टाइम स्पेसिफाइड बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर। सिंपल है, जैसे हम लोग बात किए थे अप्रूव्ड सेफ्टी लैंप, जिसे चीफ इंस्पेक्टर अप्रूव करता है, मैन्युफैक्चरर को बोलता है कि ये उसका कंडीशन, ये है उसका स्पेसिफिकेशन होना चाहिए, वैसे ही है परमिटेड एक्सप्लोसिव। जो एक्सप्लोसिव मैन्युफैक्चर करता है मैन्युफैक्चरर, उसका
परमिशन चीफ इंस्पेक्टर माइंस से ही आता है। जनरल ऑर्डर या स्पेशल ऑर्डर में वो प्रोवाइड करता है कि उस पर स्पेसिफिकेशन ये होना चाहिए, तो उसको बोलेंगे हम लोग परमिटेड एक्सप्लोसिव, जिसको परमिशन मिलता है चीफ इंस्पेक्टर माइंस से। पाइपलाइन किसको बोलेंगे? सिंपल है, पाइपलाइन जो पाइपलाइन हम लोग माइंस में यूज़ करते हैं फॉर पंपिंग और सप्लाई ऑफ वाटर, सैंड स्टोरिंग और फिलिंग ऑफ मटेरियल अदर दैन द सैंड स्टोरिंग, नाइट्रोजन फ्लशिंग फॉर एनी अदर पर्पजेस इंक्लूडिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल माइंस मीथन। एक्सट्रैक्शन जो कोल माइन मीथन CMM है उसको एक्सट्रैक्शन करने के लिए यूज़ करते हैं, या AMM जो अबंडेंट माइन मीथन है उसको एक्सट्रैक्शन करने के लिए यूज़ करते हैं, वो सबको पाइपलाइन हम लोग बोलते हैं। वो सिंपल चीज़ है। प्रिंसिपल ऑफिशियल, प्रिंसिपल ऑफिसर जी, ऑफिशियल कौन कौन था हम लोग बात कर चुके, जो थे, जो असिस्टेंट मैनेजर या सेफ्टी ऑफिसर, वेंटिलेशन ऑफिसर, उसका जो सैम्पलिंग इंचार्ज, डस्ट इंचार्ज, जो भी है। प्रिंसिपल ऑफिशियल क्या होता है? जो सीनियर मोस्ट माइन ऑफिशियल, जो सीनियर मोस्ट माइन ऑफिशियल है इन माइनिंग डिसिप्लिन, उसको बोलेंगे हम लोग प्रिंसिपल ऑफिशियल। खास करके वो होते हैं मैनेजर, माइंस मैनेजर जो होते हैं। नेक्स्ट हो गया पब्लिक रोड। ऑब्वियसली पब्लिक रोड क्या होता है? जो रोड मेंटेन होता है पब्लिक यूज के लिए, जो गवर्नमेंट के अंदर भी हो सकता है या लोकल अथॉरिटी के अंदर भी हो सकता है, उसको बोलते हैं हम लोग पब्लिक रोड। चलते हैं आगे। अल्फ़ाबेट Q, क्वार्टर। सिंपल है, क्वार्टर क्या है? मंथ हो गया 30 डेज या जो कैलेंडर मंथ है। अब है क्वार्टर कितना होता है? वो होता है 3 मंथ्स का एक क्वार्टर, ठीक है। तो टोटल ईयर में हो गया 4 क्वार्टर, 12 महीना 4 क्वार्टर। वो स्टार्ट होता है जनवरी से, ठीक है। ये कैलेंडर जो ईयर है उससे स्टार्ट होता है। तो जनवरी, फरवरी और मार्च, तो एक क्वार्टर हो गया जनवरी फरवरी मार्च का। जो 31 मार्च है वहाँ पे हो गया एक क्वार्टर। सेकंड हो गया मार्च, हो गया ना, अप्रैल मई जून, तो जून 30 जून हो गया सेकंड क्वार्टर। थर्ड क्वार्टर हो गया जुलाई अगस्त सितंबर, 30 सितंबर जहाँ पे एंड होता है वो हो गया थर्ड क्वार्टर। और फोर्थ क्वार्टर हो गया जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 31 दिसंबर में जो एंड होता है। तो ये जो भी हम लोग यहाँ पे बात करते हैं क्वार्टर या उसका कौन सा मंथ में क्वार्टर इंक्लूड होता है, वो हो गया आपका कैलेंडर ईयर से ही कैलकुलेट होता है। वो कैलकुलेट होता है जनवरी से, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर से नहीं है। ये थोड़ा सा याद रखना जरूरी है। उसके बाद चलते हैं अल्फ़ाबेट R। R में क्या क्या है? रेलवे। सिंपल है, हम लोग जानते हैं रेलवे किसको बोलते हैं, इसको बोलने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हो गया रीजनल इंस्पेक्टर। इसके ऊपर भी एक बार क्वेश्चन आ चुका था। रीजनल इंस्पेक्टर क्या होता है? ये एक इंस्पेक्टर माइंस होता है, एक ज्योग्राफिकल एरिया जहाँ पे माइंस सिचुएटेड है और उसके ऊपर वो अपना सारा पावर इंप्लीमेंट कर सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट, रिवर। रिवर किसको बोलेंगे? एनी स्ट्रीम और करंट ऑफ वाटर। एनी स्ट्रीम और करंट ऑफ वाटर में भी वो सीजनल भी हो सकता है और पेरिनियल भी हो सकता है। सीजनल क्या होता है कि हो सकता है मानसून सीजन में वहाँ पे पानी आए और धूप का सीजन में वहाँ पे सूख जाए, तो वो हो गया सीजनल रिवर। और पेरिनियल किसको बोलेंगे? जहाँ पे पूरा का पूरा सालों भर वहाँ पे कंटिन्यूसली पानी आता रहता है, उसको बोलते हैं हम लोग पेरिनियल। रिस्क, रिस्क किसको बोलेंगे? देखिए रिस्क जो है ये आता है सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान में, तो उसके ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला था लेकिन अभी इसको बना रहा हूँ तो उसको बाद में देखेंगे। रिस्क क्या है? दो चीज़ कॉम्बिनेशन है, एक होता है लाइक्लीहुड और एक होता है कॉन्सिक्वेंस। लाइक्लीहुड इनटू कॉन्सिक्वेंस वो होता है रिस्क। जो रिस्क का स्कोर होता है वो वैसे ही कैलकुलेट होता है, लाइक्लीहुड इनटू कॉन्सिक्वेंस। लेकिन यहाँ पे और एक चीज़ है कि लाइक्लीहुड किसको बोलेंगे? लाइक्लीहुड होता है एक्सपोजर टू द रिस्क एंड इनटू प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे रिस्क का अगर स्कोर हम लोग देखेंगे तो वो हो जाएगा का कॉन्सिक्वेंस इनटू एक्सपोजर इनटू प्रोबेबिलिटी। ये तीनों पॉइंट अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तब जाके रिस्क का स्कोर हम लोग को मिलता है। उसके बाद हो गया रोडवे। एनी पार्ट ऑफ ए पैसेज और गैलरी बिलो ग्राउंड विच इज मेंटेन्ड इन कनेक्शन विद द वर्किंग ऑफ ए माइन, वो हो गया रोडवे। अंडरग्राउंड में जो गैलरी का एक पार्ट है या पैसेज का एक पार्ट है जो मेंटेन करते हैं वर्किंग ऑफ ए माइंस के लिए, उसको बोलेंगे हम लोग रोडवे। सिंपल है। उसके बाद चलते हैं अल्फ़ाबेट एस। एस में क्या क्या है? एक हो गया शेड्यूल। ये शेड्यूल अपेंडेंट टू द रेगुलेशन। जो शेड्यूल्स यहाँ पे हम लोग को रखते हैं एक्स्ट्रा में, बाद में बताया जाएंगे, रेगुलेशंस में अंदर रखा गया है शेड्यूल में, उसको बाद सिंपल यहाँ पे बात किया जाता है कि शेड्यूल है वो। शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी, जो भी है। उसके बाद होता है साफ्ट। साफ्ट किसको बोलेंगे? ए वे और ओपनिंग लीडिंग फ्रॉम द सरफेस टू वर्किंग बिलो ग्राउंड।
ग्राउंड लेवल से हम लोग अंडरग्राउंड में जब हम लोग एक्सेस करते हैं वो एक ओपनिंग हो गया, जिसको बोलेंगे हम लोग शाफ्ट, ठीक है। और फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्किंग बिलो ग्राउंड टू अनदर इन विच ए केज और अदर मीन्स ऑफ कन्वेंस कैन ट्रैवल फ्रीली सस्पेंडेड विथ और विदाउट द यूज ऑफ गाइड्स, ठीक है। मतलब एक ओपनिंग है जो ग्राउंड लेवल से अंडरग्राउंड जा सकता है, या एक पार्ट ऑफ माइंस बिलो ग्राउंड से और एक जो अंडरग्राउंड का और एक पार्ट के लिए भी जा सकता है, जहाँ पे केज या अदर मीन्स ऑफ कन्वेंस जिसमें हम लोग कोई ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं, चाहे पर्सनस हो, चाहे टूल्स हो, चाहे मटेरियल्स हो, वो इजीली सस्पेंडेड होके जा सकता है, उसको बोलेंगे हम लोग शाफ्ट, ठीक है। नेक्स्ट हो गया शॉर्ट फायरर। सिंपल है, शॉर्ट फायरर जो ब्लास्ट करता है 190 में जो दिया गया है CMR का, हो गया शॉर्ट फायरर। यहाँ पे तो दिया नहीं है, लेकिन शॉर्ट फायरर क्या होता है, जो ड्रिल होल का ब्लास्टिंग करता है उसको बोलते हैं हम लोग शॉर्ट फायरर। उसके बाद होगा सॉकेट। सॉकेट हम पहले बता चुके हैं, जो हम लोग का मिस फायर होता है कि पूरा ड्रिल होल का जो अगर ब्लास्ट करते हैं, अगर पूरा का पूरा होल बिना ब्लास्टिंग का रुक जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग मिस फायर। अगर उसका कुछ पार्ट ब्लास्ट हो जाता है और कुछ पार्ट रुक जाता है, उसको बोलेंगे हम लोग सॉकेट। सप्लायर। सप्लायर कौन होता है, एन इंडिविजुअल, एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स और कंपनी और इंस्टीट्यूशन हु सप्लाइज, जो सप्लाई करता है, सिंपली टेक्नोलॉजी सप्लाई कर सकता है, उसको सप्लायर बोल सकते हैं। मशीनरी, प्लांट, इक्विपमेंट, अप्लायंस और सब्सटेंस फॉर यूज इन कोल माइंस, उसको हम लोग बोलेंगे सप्लायर। चलते हैं आगे। अल्फ़ाबेट टी। टी में क्या क्या है, टब एक ही है। टब किसको बोलेंगे, ये इंक्लूड करता है कि वागन को, एक कार को या ट्रक को और एनी अदर व्हीकल मूविंग ऑन रेल्स। ये हो गया उसका मेन आइटम, कि कोई भी यहाँ पे चीज़ है जो रेल में मूव करता है, उसको बोलेंगे हम लोग टब, कन्वेइंग मटेरियल। जो मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो रेल में मूव करता है, चाहे वो वागन हो, चाहे वो कार हो, चाहे ट्रक हो, उसको हम लोग बोलेंगे टब। नेक्स्ट हो गया अल्फ़ाबेट वी। वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट, सच पार्ट ऑफ ए माइन बिलो ग्राउंड, अंडरग्राउंड में जो माइंस का एक पार्ट हो सकता है, आज हैज एन इंडिपेंडेंट इनटेक एयरवे कमेंसिंग फ्रॉम ए मेन इनटेक एयरवे। वहाँ पे क्या है ना, उसका जो सप्लाई आता है वहाँ पे एयर का, वो इंडिपेंडेंट होता है, वो किसी के फ़ैन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि बूस्टर फ़ैन वहाँ पे लगा दिए या वेंटिलेटिंग फ़ैन वहाँ पे लगा दिए, वो डिपेंड नहीं करता है। वो क्या हुआ, नेचुरल होता है। जो इनटेक एयरवे होते हैं वहाँ से वो मेन इनटेक एयरवे से वो कनेक्टेड होता है, ठीक है। एंड इंडिपेंडेंट रिटर्न एयरवे, और उसका रिटर्न एयर भी इंडिपेंडेंट होता है। टर्मिनेटिंग एट ए मेन रिटर्न एयरवे, जो मेन रिटर्न एयरवे है उसके साथ भी उसका रिटर्न एयरवे कनेक्टेड रहता है। एंड इन द केस ऑफ माइन और पार्ट देयर विच इज वेंटिलेटेड बाय नेचुरल मीन्स द होल माइन और पार्ट ऑफ माइन, उसको बोलेंगे हम लोग वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट। तो अगर सिंपली हम लोग क्या बात करेंगे, अंडरग्राउंड में जो डिस्ट्रिक्ट नेचुरली वेंटिलेट होता है, जो नेचुरल इनटेक एयर हुए है वहाँ से वो एयर इनटेक होता है, या उसका जो रिटर्न एयर हुए वो मेन रिटर्न एयर में जाके कनेक्टेड होता है, उसको बोलेंगे हम लोग वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट। चलते हैं आगे। अल्फ़ाबेट डब्ल्यू। डब्ल्यू में क्या है, दो तो है, एक है वर्किंग और एक है वर्किंग प्लेस। वर्किंग हो गया एनी एक्सकैवेशन मेड और बीइंग मेड इन ए माइन फॉर सर्च ऑफ और ऑब्टेनिंग कोल, वो हो गया वर्किंग। तो कोई भी एक्सकैवेशन हम लोग करते हैं माइंस में सर्च करने के लिए कोल को, या उसको कोल को निकालने के लिए, उसको बोलते हैं वर्किंग ऑब्वियसली। और वर्किंग प्लेस किसको बोलेंगे, एनी प्लेस इन ए माइन टू व्हिच एनी पर्सन हैज लॉफुल एक्सेस, उसको बोलते हैं हम वर्किंग प्लेस। ये वाला एक क्वेश्चन आया था पहले कि वर्किंग प्लेस किसको बोलेंगे, माइंस का कोई भी प्लेस जहाँ पे एक पर्सन का लॉफुल एक्सेस होता है, माने उसके पास राइट रहता है कि वहाँ पे वो एक्सेस कर पाए वो एरिया में, उसको बोलेंगे हम लोग वर्किंग प्लेस। सो फ्रेंड्स, ये हो गया टोटल डेफिनेशंस और इंट्रोडक्शन ऑफ CMR 2017। ये वीडियो हो सकता है आपके लिए थोड़ा सा लंबा हुआ है, लेकिन इसको देखना, सीखना और याद रखना बहुत ज़रूरी है और बहुत फ़ायदेमंद है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक ज़रूर करिएगा एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू इन अनदर वीडियो with chapter 2 of CMR 2017. Thank you.